बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उनसा क्यानी और मेरे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट सिद्दीक जान, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि अभी गुज़श्ता दिनों जो परवेज़ मुशर्रफ केस पे उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है, उस पर अपोजिशन बहुत ही ज़्यादा खुशी का इजहार कर रही है, ट्वीट्स की जा रही हैं। उस पर अगर सबसे पहले बात की जाए बिलावल भुट्टो ने पहले भी बातें की, अब फिर दोबारा वो कह रहे हैं कि मैंने परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ ज़बान खोलने की हिम्मत क्या कर ली, फ़ौरन नैब ने हाज़िरी का परवाना मुझे दे दिया कि मैं हाज़िरी। क्या वाकई ये लोग साफ़ सुथरे हैं? अगर ऐसा नहीं है, और दूसरी अगर इसी पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो इन्होंने ही परवेज़ मुशर्रफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया था, क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जिस मुशर्रफ के ऊपर आज जश्न मना रही है पीपल्स पार्टी, गो के उनका जो लबो लहजा जो DGI/SPR की प्रेस रिलीज़ और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले थी, जो लबो लहजा था वो बदल गया है, वो नहीं रहा लबो लहजा जो उनका पहले था। उसके बाद बड़ा मोहतात हो गए। और जहाँ तक बात है, पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल गार्ड ऑफ ऑनर दिया, उनसे हलफ भी लिए और उनको सेफ़ एग्ज़िट भी दिया, सब कुछ किया पीपल्स पार्टी ने, जो आज कह रही है कि बड़ा अच्छा फ़ैसला है या बड़ा अच्छा ये होना चाहिए था। तो भाई अगर अच्छा था और आप उनको हमेशा से इल्ज़ाम देते हैं कि बेनज़ीर को कत्ल करने वालों में वो शामिल हैं, वो बेनज़ीर के कातिल हैं, तो बताएं 2007 से लेके 2008 में फिर आप इक़्तिदार में आ गए, 2008 से लेके 2013 तक इक़्तिदार में आपने मुशर्रफ को क्या किया? तो 2013 से 2018 तक नून लीग थी, जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों अंदर से एक ही थे, तो आपने फिर क्या करवा लिया? तो दूसरा यह है कि बिलावल साहब का अगर ये कहें कि क्या उनको मुशर्रफ केस पे बोलने की वजह से नोटिस मिला है, तो ऐसा नहीं है। उनको देखें, नोटिस तो मिला है उनके अपने करतूतों और कारनामों की वजह से। बिलावल साहब जो हैं उनको जब उनके बिलावल हाउस के सदक़े के बकरे तक ओमनी ग्रुप के अकाउंट से आ रहे थे, उनके पैसों से आ रहे थे, जब बिलावल के कपड़े जिस लॉन्ड्री पर जाते थे उस लॉन्ड्री की पेमेंट जो है वो फेक अकाउंट से हो रही थी, बिलावल हाउस के जो मुलाजमीन हैं, जो काम करने वाले हैं, उनकी तनख्वाहें फेक अकाउंट से ओमनी ग्रुप से आ रही थी, और उसके बदले में वो ओमनी ग्रुप को नवाज भी रहे थे, और ओमनी ग्रुप के अकाउंट से उनकी फुफ्फो अदी फरियाल दालपुर साहबा के अकाउंट्स में पैसे आ रहे थे, उनके वाले साहब को पैसे आ रहे थे, उनकी फैमिली को पैसे आ रहे थे, उनकी पार्टी को फ़ायदे हो रहे थे, तो हिसाब तो फिर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये बड़े मासूम हैं, बड़े सादा हैं, और ये असल में ना रवायत बन गई है कि पहले इस मुल्क को लूटो और ढिठाई के साथ लूटो, और जो तरीका वारदात लूटने का पीपल्स पार्टी का रहा है सिंध में, बंदा बड़ी हैरानगी होती है। अब हमारे वो दोस्त तैयब बलोच साहब जो है वो सामने से आ रहे हैं। अब ये तैयब बलोच साहब बड़ा एतराज़ करते हैं इस बात पे कि जी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ केसेस गलत हैं। भाई केसेस गलत हैं तो ये तो बता दे कोई कि ये सदक़े के बकरों के पैसे कहाँ से आ रहे थे, क्यों आ रहे थे ओमनी ग्रुप से, क्यों ओमनी ग्रुप को नवाजा जा रहा था? जो पैसे सिंध के अवाम पे खर्च होने चाहिए थे वो सिर्फ नवाज़शात ओमनी ग्रुप पे जारी थी, जो कर्जे थे वो ओमनी ग्रुप को दिए जा रहे थे। और मैं आपको कह रहा हूँ ना कि दीदा दलेरी देखें, क्योंकि इन्हें ये एतमाद था, इन्हें ये यकीन था कि कभी ये पकड़े नहीं जा सकते, कि कोई होता है वो अकाउंट खोलता है, फेक अकाउंट खोलता है। इन्होंने फेक अकाउंट तो खोले ही खोले, साथ पूरा एक बैंक क्रिएट कर दिया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। ये है दीदा दलेरी। तो हैरत होती है। तो बिलावल साहब को हिसाब तो ज़ाहिर देना पड़ेगा, और उनको जो ये नोटिस जारी हुआ है, ये हमारे दोस्त हैं फयाज़ महमूद, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इस हवाले से बड़ी तफसील बताई हुई है कि ये केस क्या है, किस तरह से है, इसको कवर भी कर रहे हैं। तो ये इनके अपने कारनामों और करतूतों का सवाल है जो इनसे पूछा जा रहा है। बयान ये क्या दे रहे हैं, कोई इतना सख्त मौक़िफ़ दिया भी नहीं है पीपल्स पार्टी ने। अच्छा, इसी पे अगर नून लीग की बात की जाए, ख़ासतौर पे एहसन इकबाल, क्योंकि जब से ये फैसला सुनाया गया तो बहुत ज़्यादा इस पे बातें करें, और गवर्नमेंट से वो बार बार ये अपील करें कि उनको परवेज़ मुशर्रफ को वापस लाया जाए, और वापस ला के उनको ये जो फैसला सुनाया गया इस पर अमल दरामद कराया जाए, जबकि यही नून लीग है जिन्होंने उनको जाने दिया था। तो वो लोग तमाम कहाँ पे? दूसरा कि एक तो नज़रियाती और इनकलाबी होने के बहुत ज़्यादा जो दावे करते थे, अब उनकी ये बातें कहाँ गई सारी? देखिए, पहली बात तो आपने दुरुस्त कहा, इन्होंने खुद भेजा। जब नवाज शरीफ साहब मुशर्रफ को बाहर भिजवा रहे थे तो काश उस वक्त एहसन इकबाल साहब ने वो कहा भी था शायद कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा, अगर कभी ऐसे वो रिज़ाइन कर देते या वहाँ पे बोलने की जुर्रत करते बादशाह सलामत की बारगाह में। वो उन्होंने नहीं किया। उसके बाद फिर उनके दौर में ही मुशर्रफ साहब को लाने के हवाले से, वापस लाने के हवाले से बातें वो नहीं लाए। तीसरी बात यह है कि हम एहसन इकबाल साहब नहीं, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ 6-7 लोगों के हवाले से कि वो बयान दें मुशर्रफ के हवाले से। इसी पे कि मरीम नवाज साहिबा क्यों? बिल्कुल, सबसे पहले मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो ट्विटर के बगैर जो है वो उनका ज़िंदा रहना बड़ा मुश्किल है। जैसे मछली का इन्हिसार पानी पे है, मछली की ज़िंदगी का इन्हिसार पानी पे है, उसी तरह मरीम साहिबा का ज़िंदा रहने का इन्हिसार जो है मुझे लगता है ट्विटर पे है। अब भी नून लीग के कुछ लोग कहते हैं कि वो एक और अकाउंट से ट्वीट्स करती हैं
क्योंकि वो रह तो सकती नहीं है। जैसे वो कुछ ख़वातीन होती हैं, वो जो बात उनको पता चल जाए तो जब तक किसी दूसरी खातून को बता ना दें तो उनके पेट में दर्द रहता है। तो वो और कोई ना मिले कोई खातून तो वो दीवार को कोई खातून तस्वर करके दीवार से बातें कर लेती हैं। तो मरीम साहबा का भी यही मसला है कि वो ट्विटर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। पता ही चला कि एक और किसी अकाउंट से पापा की लाडली मानो बिल्ली कोई इस तरह के जो नून लीग के अकाउंट्स हैं उनमें से कोई अकाउंट होगा जो मरीम साहिबा का होगा। ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट है जिससे मरीम साहिबा ट्वीट्स कर रही हैं, और अगर वो पहचानना हो देखना हो कि कौन सा अकाउंट है जिससे मरीम ट्वीट्स कर रही हैं तो आप देख लें कि फ़ौज के खिलाफ सबसे संगीन इल्ज़ाम जिस अकाउंट से लग रहे होना, सबसे सतही किस्म की ज़बान जिस अकाउंट से इस्तेमाल हो रही हो, समझ जाएंगे ये मरीम इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि मरीम साहिबा की जो उनका ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है वो फ़ौज को बदनाम करना है, फ़ौज पे इल्ज़ामात लगाना है, फ़ौज के खिलाफ साजिशें करना है, फ़ौज के खिलाफ बोलना है। तो एक तो मैं उनका बड़ा हैरान हूँ कि वो अभी तक अपने अकाउंट से खामोश हैं, कि वो क्यों खामोश हैं। वो जिनकी जो कहती थी वोट को इज्जत देंगे, मेरे अबू मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, डट जाएंगे, हम लड़ जाएंगे, वो सिविल सुप्रीमेसी अवाम के वोट को इज्जत दिलवाएंगे, अब पीछे नहीं हटेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, कस्में कुराने ये वो, और अवाम भी कुछ लोग बेवकूफ़ भी बन गए उनके हाथों, और टैंकों के आगे लेटने के लिए कुछ लोग तो तैयार भी हो गए थे बेचारे मीडिया के अंदर भी। अच्छा, फिर वो आप भी देखें ना, मरीम साहब इस तरह खामोश हो गई। चलो खामोश तो आप ट्विटर की हद तक हो गई हैं, अपने उन प्यारों से, उन अपनी प्यारियों से, लाडलों से, लाडलियों से आप मिले तो सही। एक खातून एंकर बेचारी इतनी परेशान है, नून लीग का जो गेस्ट बुलाती है उसको कहती है मरीम से रब्ता होता है आपका, मरीम से मुलाकात नहीं हो सकती, मरीम से बात नहीं हो सकती, मैं मियाँ साहब की खैरियत दरियाफ्त करना चाह रही हूँ उनसे। भाई नून लीग वाले ने कहा भाई हमारी मुलाकात नहीं होती, तुम्हारी मुलाकात कहाँ से करवाएं। तो वो जो आपकी लाडलियाँ ख़वातीन एंकर्स हैं जिनको आप व्हाट्सएप पे मैसेज करती थी तो वो आधे इस्लामाबाद को मैसेज दिखाती थी कि ये देखो हमें मरीम ने मैसेज किए हैं, उनसे तो मिल लो यार, उनसे तो बेचारियों से मिल लो जिनकी खुशी जो है वो आपसे मुलाकात के ऊपर मुनहसर है कि आप मिलती थी तो वो खुश रहती थी, आप नहीं मिलती तो वो उदास रहती हैं। फिर मरीम खामोश हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो वैसे हट्टे कट्टे हैं, सब कुछ ठीक है, बेटों से मिलते हैं, सब कुछ है, लेकिन मियाँ साहब जो हैं वो भी मरीम उसके नवाज इसके हवाले से, मुशर्रफ के हवाले से उनको साम सूंघ गया है। शहबाज शरीफ साहब जो उंगली के इशारे से माइक गिरा देते थे, कई माइक उन्होंने चैनलों के ख़राब किए हैं, कई माइक तोड़े उन्होंने, वो जो संभाले नहीं जाते थे वो शहबाज शरीफ भी खामोश हैं। सबसे ज़्यादा पता है मेरी ख्वाहिश क्या है? अगर कोई मुझे कहे कि यार सिद्दीक जान तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, मतलब आज के दिन, पिछले 3 दिन और अगले 7 दिन के लिए तुम्हारी 10 दिन की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, तो मैं कहूँगा मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट में हम बैठे हैं, इस सुप्रीम कोर्ट के बाहर दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी साहब, निहाल हाशमी साहब जैसे खड़े हो के ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे ना पनामा के दिनों में, गरजते थे, बरसते थे और ऐसा लगता था कि ये भी गिर जाएंगे बोलते बोलते। मैं कहता हूँ ऐसे ही ना, वो स्पेशल कोर्ट भी यहाँ अपोजिट है जहाँ पे स्पेशल कोर्ट थी, वो स्पेशल कोर्ट के बाहर खड़े होके ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, दानियाल अजीज़ साहब, निहाल हाशमी साहब, तलाल चौधरी साहब, वही गरज, वही बरस, वही बलबला, वही जोश, वही तड़प, वही अल्फाज, वही रोब, वही दबदबा, मैं वो देखना चाहता हूँ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मुशर्रफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और उसमें लबो लहजा वही जो जजेस के खिलाफ होता था, जो वो तलाल चौधरी साहब ने कहा था मियाँ साहब इस अदालत में भी वही बुत पड़े हुए हैं जैसे काबा में बुत पड़े हुए थे, मियाँ साहब आए, निकालें इनको, गिराएं, फ्लॉन करें, ढींग करें। मैं वही गरज बरस देखना चाहता हूँ। आपकी इस ख्वाहिश मैं वही मिजाज बने, हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश बस ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए तो मैं आपको जो है ना वो आपको भी चाय पिलाऊंगा कोयटा होटल वाली और साथ जलेबियाँ भी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इसी पे अमीर जमात इस्लामी वो भी बिल्कुल सिराजुल हक साहब भी चुप नहीं रहे, उन्होंने ट्वीट किया है कि कौम फ़ौज से मोहब्बत करती है लेकिन मुशर्रफ अब फ़ौज का हिस्सा नहीं है, वो एक आदमी है, एक फ़र्द के तौर पे उसको लिया जाए और वही यही। लेकिन अगर इनकी बात की जाए, इन्होंने भी अपने दौर में जब मुशर्रफ ने 17वीं तरमीम की बात की थी तो इन्होंने मुशर्रफ के हक़ में वोट दिया था और अब ये कह रहे हैं कि मुशर्रफ एक फ़र्द है, वो फ़ौज का हिस्सा नहीं है, हम फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं। देखिए सिराजुल हक साहब को जो काम करने चाहिए वो काम करें, जो उनको नहीं करने चाहिए वो ना करें, उनको जो करने के काम है वो कर रहे हैं, जिन पर उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। आप जमात इस्लामी की जितनी मर्जी मुखालफत कर लें, जमात इस्लामी ने कल भी कश्मीर के ऊपर मार्च किया, ज़बरदस्त मार्च किया, कश्मीर पे बात की, एक ज़ाहिर है उसको कवरेज भी ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, इंटरनेशनल कवरेज भी मिलनी चाहिए, कश्मीर के ऊपर उनको बात करनी चाहिए, उनको दीन की बात करनी चाहिए, उनको मौलाना फजल रहमान को कोई दीनी चीज़ें और उनके दोस्त हैं इत्यादि रहे हैं, मौलाना साहब को चीज़ें बताएं कैसे होती हैं, क्या करना है, झूठ बोलना है, सच बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। बाकी सिराजुल हक साहब ये बातें ना किया करें, जो जमात इस्लामी ख़ुद जो काम कर चुकी है, जैसे आपने कहा वो वोट दे चुके हैं,
तो सराजुल हक साहब जो है ना, सराजुल हक साहब इसलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि सराजुल हक साहब को पता है कि उनको कोई इस वक्त उनके कोई राब्ते शाब्ते नहीं है, ना ही वो फ़ौज की इस वक्त ज़रूरत है जमात इस्लामी। और अगर उनको भी कोई उम्मीद होती कि फ़ौज से उनको कोई थोड़ी सा रिलीफ मिल जाएगा, या उनका एक खैर खुल के वो बात कर भी सकते हैं क्योंकि उनका कोई रहनुमा गिरफ्तार नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग में, करप्शन में, लूट मार में। लेकिन अगर उनका कोई बंदा गिरफ्तार होता तब भी वो ये बयान ना देते। और अगर उनको कोई ये इम्कान होता कि फ़ौज उनको कोई थोड़ी सी कोई रिलीफ दे देगी, कोई फ़ायदा दे देगी, कोई थोड़ा सा आगे कहीं पे कोई चीज़ें दिलवा देगी, तो तब भी वो ये बयान ना देते। तो बाकी सराजुल हक साहब एक आज़ाद शख्स हैं, तो अच्छा है उन्होंने अगर ये बयान दिया तो जी उनसे सीखना चाहिए, मरियम को अंकल सराजुल हक से सीखना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने देखा सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद है। सिद्दीक जान, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच।